हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टील, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन और सॉइल मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एसएससी जेईई प्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर ये आपका तैयार है तो आप एसएससी जेईई प्री का जो पेपर है उसमें 70 से 80% पेपर जो है आप आसानी से कर सकते हैं इन सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में पहला टॉपिक है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन में देखेंगे तो एक होता है हमारा रिवेटेड कनेक्शन, दूसरा होता है हमारा वेल्डेड कनेक्शन। पहले रिवेटेड कनेक्शन की बात कर लेते हैं। आपको जो पढ़ना है उस पर आप ध्यान देंगे। क्या है इसमें, पिच आपको पढ़ना है, गेज पढ़ना है। मिनिमम पिच कितना होता है किसी भी प्रकार का मेंबर हो, टेंशन मेंबर हो अथवा कंप्रेशन मेंबर हो अथवा टैक रिवेटिंग हो, इस केस में आपको पिच के बारे में पढ़ना है, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। ठीक है, तो गेज डिस्टेंस का भी आपको डिफिनेशन पढ़ना है। तो साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे चलते हैं, देखिए तो डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है हमारा दूसरा केस, रिविट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट पता होना चाहिए और साथ में इफिशियंसी वाली जो फार्मूले हैं वो पता होना चाहिए, खास करके टेंशन मेंबर में। ठीक, उसके बाद देखिए चलते हैं हम लोग दूसरे केस में, चलते हैं वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। वेल्डेड कनेक्शन में आपको पढ़ना है साइज ऑफ वेल्ड पढ़ना है। ठीक है ना, आपको साइज ऑफ वेल्ड पढ़ना है, वो भी मिनिमम और मैक्सिमम। साथ ही साथ इफेक्टिव लेंथ पढ़ना है और थ्रॉट थिकनेस पढ़ना है, थ्रॉट थिकनेस पढ़ना है और फिलेट वेल्ड के बारे में पढ़ना है कि कितना फ्यूजन एंगल हो तब जा करके आप फिलेट वेल्ड दे पाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप नोट्स में देखिए, क्योंकि हमें पढ़ाए हुए लगभग 7-8 महीने हुए तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है ना, कुछ गलत हो जाएगा तो फिर ध्यान मत दीजिएगा, नोट्स से ज़रूर पढ़ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए रिविट कनेक्शन की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट देखिए, ग्रॉस डाया, डाया ऑफ होल की बात हो रही है। अगर आपके सैंक का डायमीटर 25 mm से कम होता है तो जो ग्रॉस डाया होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग 1.5 mm जोड़ देते हैं। अगर जो है 25 mm से ज़्यादा है तो फिर उसमें क्या करेंगे 2 mm जोड़ देंगे। और कभी कभी क्या होगा, आप देखेंगे जो कि डायामीटर ऑफ सैंक जो है नहीं दिया रहेगा। तो अगर आपको निकालना है डायामीटर ऑफ सैंक तो केवल प्लेट की थिकनेस दी रहेगी। 2 प्लेट दिया रहेगा, जिसमें भी प्लेट की थिकनेस कम होगी वही आप क्या करेंगे यहाँ पर थिकनेस यूज करके ऑनविन्स फार्मूला निकाल करके उसी से आप क्या करेंगे डाया ऑफ द सैंक निकाल लेंगे, मतलब साइज ऑफ रिविट निकाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने हम बताए हैं पहले ये जरूर आप पढ़ेंगे। ये जब याद हो जाएगा तब अन्य टॉपिक जो आपके कॉपी में बच रहे हैं उसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, परमिसिबल वैल्यू किसी भी स्ट्रेस का। देखिए परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग, बेंडिंग में आपको क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है ना, बेंडिंग वाला सिग्मा बी से डिनोट करते हैं। परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस, ये भी आपको याद करना है, ये भी याद करना। वैल्यू हम जानबूझ करके नहीं लिखे हैं, आपको अपने कॉपी में से यहाँ पर भरना है। ठीक है ना, तो परमिसिबल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लिख लेंगे हम लोग। साथ ही साथ देखिए बियरिंग स्ट्रेस, ये वाला लास्ट वाला बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। बियरिंग स्ट्रेस 0.75 FY होता है। ठीक है ना, 0.75 FY हो जाता है। तो आप ये थोड़ा सा याद कर लेंगे। अगर हम लोग एवरेज की बात कर लेंगे तो एवरेज हमारा 0.40 FY होता है, तो इसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, या नीचे देखिए सबसे लिखा हुआ है उपरोक्त कंडीशन, जितने परमिसिबल लिमिट आपको दिए गए हैं, परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिए हैं, इनका लोडिंग के अनुसार वैल्यू चेंज होता है। अगर कहेगा अर्थक्वेक के लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये स्टील स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये स्टील स्ट्रक्चर की बात नहीं करेगा तो उपरोक्त वैल्यू 25% बढ़ जाता है। लेकिन अर्थक्वेक लोडिंग अथवा विंड लोड को कंसीडर करें और स्टील स्ट्रक्चर हो तो ये 33.33% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको याद रखना। और साथ ही साथ आईएस कोड जो हमारा कितना है 800 है, आईएस कोड 800 1984। ठीक है, इसके अनुसार जो होता है ये परमिसिबल वैल्यू की कुछ मान होता है। एक टेबल बना हुआ होगा, हम नोट्स में आपको पढ़ाए होंगे, वहाँ पर देखिएगा परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन कंप्रेशन एंड बियरिंग। ठीक है, तो पावर ड्रिवन एक जगह लिखा और एक जगह लिखा हमारा हैंड ड्रिवन। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको याद रखना है। उसके बाद देखना है कि फील्ड में जब करेंगे तो वैल्यू कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अगला हमारा है टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में आ गए तो टेंशन मेंबर में आपको क्या करना है, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो पहले पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो पहले यही हम लिखाते हैं कॉपी में, तो ये आपके पेपर में 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देखिए नेट एरिया निकालना। नेट एरिया में क्या कहेगा, गसेट प्लेट रहेगा, कहेगा एंगल सेक्शन जो है एक लेग से जुड़ रहा है, दूसरा लेग आपका क्या है, फ्री है। तो नेट एरिया क्या होगा, तो A1 + A2 के हो जाता है, और के का मान आपको 3A1/3A1 + A2 हो जाता है, ठीक है। ये पेपर में आने वाला है। आगे देखिए थोड़ा, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, नीचे कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देख रहे हैं गसेट प्लेट के एक ही तरफ दो एंगल सेक्शन जुड़े हैं, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ भी रिविट लगा है और यहाँ टैक रिविट है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट एरिया वही फार्मूला, लेकिन के बराबर आपका हो जाएगा क्या, ये वाली वैल्यू देखिए, ठीक है। के बराबर 5A1/5A1 + A2, ठीक है, ये हो जाएगा। अथवा देखिए टी सेक्शन हो, यहाँ पर आपको टी सेक्शन दिख रहा है, अगर टी सेक्शन गसेट प्लेट पर लगा हुआ है तब भी के का मान आपका यही होगा, तो के का मान यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही साथ देखिए थोड़ा और नीचे चलते हैं, लग एंगल के बारे में आपको क्या पढ़ लेना है। लग एंगल के बारे में बढ़िया से पढ़िएगा, इसका डिफिनेशन यूज कहाँ किया जाता है, क्या क्या ये काम करता है, आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ देखिए ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये गसेट प्लेट है और एंगल सेक्शन इसके दोनों तरफ लगा हुआ है और एक एक पैर फ्री है। तो यहाँ पर के का मान आप देखेंगे, के का मान तो ये देखने को मिल रहा है 3A1/3A1 + A2, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर लेंगे और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, लग एंगल की बात कर लेंगे। ज़रा आगे चलते हैं, देखिए कंप्रेशन मेंबर में आ गए, यहाँ भी आपको मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो पढ़ना है, ठीक है ना, ये आपको याद करना है। साथ ही साथ इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे, वो भी रिकमेंडेड वैल्यू, मतलब कि एक तरफ हमारा फिक्स हो और दूसरे तरफ भी फिक्स हो, तो उसमें लिखा क्या रहेगा कि रोटेशन में और पोजीशन में दोनों में रिस्टेंड कर दिया गया है दोनों किनारे पर, तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, कितना होगा, 0.65 एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एल क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ। तो आप क्या करेंगे, रिकमेंडेड वैल्यू याद करेंगे, ये आरसीसी में भी काम आ जाएगा, साथ ही साथ स्टील में भी काम आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, अब देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ गया हमारा लेसिंग और बैटनिंग। लेसिंग और बैटनिंग में कॉपी में जितना लिखा हुए हैं कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये पेपर में आएगा, सबसे ज़्यादा इसका सिलेंडरनेस रेशियो पूछा जाता है और इसका भी पूछा जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं लेसिंग में, आप पूरा उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम बेस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेंगे हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास टाइम होगा तो ज़रूर पढ़ेंगे, ये आपको याद करना है। आगे चलते हैं, चलिए बीम में आ गए हम लोग। बीम की बात करते हैं, तब बीम में क्या करना है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस देख लेना है, ठीक है ना। इस पर आप ध्यान मत दीजिए, अपने कॉपी में आप देखेंगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, ठीक है, फ्लैंज का इफेक्टिव लेंथ आपको देखना है, ठीक है ना, वहाँ पर आप बहुत ज़रूरी है ध्यान से देखना, वो आपको याद करना, वो पेपर में आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं में से पेपर में आएगा। उसके बाद देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, बीम के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखिए स्पैन/325 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलिए, आगे हम लोग गैंट्री गर्डर में। गैंट्री गर्डर में आएंगे तो कुछ और नहीं, डिफ्लेक्शन वाला आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है वही याद करेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पेपर में नहीं आएगा, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। चलिए सेफ फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सेफ फैक्टर बराबर होता है, सेफ फैक्टर बराबर प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा इलास्टिक मोमेंट, अथवा देखिए ZP/ZY, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलर डिवाइडेड बाई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलर, ठीक है। बाकी जो ये सेक्शन हम लिखे हुए हैं, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, डायमंड है, उनका ये वैल्यू है, यही आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो पहला इकोनॉमिकल डेप्थ है, ये फार्मूला, ठीक। दूसरा सेल्फ वेट W/300 kN/m। वेब स्टिफनर कब दिए जाते हैं, कब नहीं दिए जाते हैं, ये आपको पता करना है, ठीक है ना। D/T का रेशियो दिया रहेगा, उसी से आपको ये पढ़ना है। तो कॉपी में हम लिखाए हुए हैं, तो ये आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। ये 100% आने वाला है, तो ये आपका एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रूफ, इंडस्ट्रियल रूफ में क्या करेंगे, जितने कंपोनेंट है, जैसे पर्लिन्स है, ठीक है ना, किंग पोस्ट है, उनका सब नाम पता होना चाहिए और कहाँ पर क्या प्रयोग होता है वो वाला आपको याद रखना है, यानी थ्योरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
पर्लिन का डिजाइन पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें केवल एक ही चीज़ आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितने मोमेंट के लिए डिजाइन होता है। तो WL/10 आपके ऑप्शन में रहेगा और यहाँ पर W जो होगा पॉइंट लोड की तरह होगा, यहाँ पर जो W है वो क्या है, UDL की तरह है। तो कैपिटल W बराबर W × L होगा, तो ये देखिए L² हो जाएगा, यहाँ पर L। ठीक, तो ये स्टील की बात तो हो गई। अब चलते हैं हम लोग एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में। एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में आप क्या करना है, जितना एरिया होता है, जितना भी आपका एरिया है वो सारे एरिया का डिफिनेशन होना चाहिए, सारे एरिया का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ऊपर से फ्लोर एरिया रेशियो आपका पेपर में दिखेगा, ये रिपीट करेगा, हर साल रिपीट करता है, ये इसमें रिपीट करेगा। ऑल टाइप्स ऑफ एरिया आपको याद होना ही चाहिए, सारा डिफिनेशन पता होना चाहिए। दूसरा देखिए मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट के यहाँ पर क्या मतलब है, जो मापन की इकाइयाँ हैं, जैसे कहेगा डैम प्रूफ। डैम प्रूफ किस में मापा जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में अथवा mm² में, मतलब एरिया में मापा जाएगा। लकड़ी होगा वो किस में मापा जाएगा, स्टील होगा, छड़ जो होता है वो किस में होता है, क्विंटल में होता है। कंक्रीट किस में, मीटर क्यूब में। ठीक है, ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको बहुत बढ़िया से याद हो, मतलब जो कॉपी में लिखाए हैं यूनिट से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड, वो जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, मशीनरी, चिनाई, ईंट की चिनाई करते हैं, वहाँ पर यूनिट क्या होगा, देखिएगा वहाँ पर 10 सेंटीमीटर की मोटी दीवार होगी तो वहाँ पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर में लिया जाता है इकाई। अगर उससे मोटा हो जाता है तो कहते हैं मीटर क्यूब में चिनाई। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन आपको पढ़ना है और सबसे एक्यूरेट कौन है उसका बस नाम याद रख लीजिए। ठीक है ना, मतलब डिटेल्ड एस्टिमेट पर ही आप ऑप्शन लगाएंगे, तो यहाँ से एक ही लाइन में ये वाला टॉपिक खत्म। कटिंग एंड फिलिंग। कटिंग एंड फिलिंग में आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है ना, एरिया निकालना, बहुत सारा एरिया का हम फार्मूला बताए हुए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से फिलिंग रहेगा, देखिए इस तरीके से आपका क्या है, फिलिंग है। मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से आपका फिलिंग रहेगा। ठीक है, ये गहराई आपकी D दे देती है, यहाँ पर स्लोप दिया रहता है 1 में S। ठीक है, इसी का आपको क्या है, एरिया पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हम बताए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से याद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देख लेंगे, और सिम्पसन वाला भी फार्मूला आप देख लेंगे, सारा फार्मूला देख लेंगे। उसके बाद एक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ऐसे रहेगा, ये रोड नहीं रहता है, उसमें हिली एरिया में, हिली रीजन में जो एरिया होता है उसका कटिंग फिलिंग ऐसे वाला। ठीक है ना, ऐसे कुछ रहेगा, इसका आपको फिलिंग, यहाँ पर कटिंग और यहाँ पर फिलिंग आपको क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कौन कटिंग कौन फिलिंग है, ये फार्मूला आपको एरिया का पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं तो चलेंगे हम लोग रेट एनालिसिस में। ठीक है ना, तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पर छूट गया, ये फिगर हम यहाँ पर बना दिए हैं, फिगर बना दिए हैं तो छूट गया है। इसके नीचे लिखा है, देखिए ये न्यूमेरिकल, सेंटर लाइन मेथड और शॉर्ट वाल और लॉन्ग वाल पर न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी टाइप आएगा, तो आप वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए छठे में चलते हैं, रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, मशीनरी में, सोलिंग में, ठीक है, प्लास्टर कर रहे हैं उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में कितना सीमेंट लगेगा, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, एक चीज़ बताना भूल गए हम यहाँ पर एक चीज़ हम बताना भूल गए हैं, ये डिडक्शन। देखिए डिडक्शन 100% आएगा, कटौती, दीवार में जैसे कहीं कुछ कटा रहता है ना, तो उसका डिडक्शन पूछता है। पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से कुछ एरिया आप क्या करना होता है, डिडक्ट कर देना होता है, तो डिडक्शन आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताना हम ऊपर भूल गए, तो वो जरूर आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे, देखिए रेट एनालिसिस में देखिए वही चीज़ है जो अभी बता रहे थे। प्लास्टर वर्क में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछ लेगा, मशीनरी वर्क में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पूछ लेगा, कहेगा M20 कंक्रीट है, इसी को हमें बनाना है, इसमें 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में कितना केजी सीमेंट लगेगा अथवा कितना बोरा सीमेंट लगेगा वो बताइए। ठीक है, तो हम बता चुके हैं क्लास में, तो वहाँ से नोट से ज़रूर पढ़ लेंगे, ये पेपर में आएगा। कॉस्टिंग में देखिए, कॉस्टिंग में कॉस्टिंग का प्रकार, कितने प्रकार के कॉस्टिंग हम लोग करते हैं वो आप देख लेंगे। ठीक है ना, कॉस्टिंग के प्रकार जरूर आप याद करेंगे। उसका देखिए वैल्यूएशन में चलेंगे, तो वैल्यूएशन में सिंकिंग फंडिंग का फार्मूला आएगा, सिंकिंग फंड का 100% फार्मूला आएगा, डिप्रेसिएशन का भी फार्मूला आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आ जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है स्क्रैप वैल्यू याद करेंगे, डिफिनेशन, बुक वैल्यू किसको कहते हैं उसको, जंक वैल्यू किसको कहते हैं, साल्वेज वैल्यू किसको कहते हैं, ये आप जरूर याद करेंगे, इसी में से आ जाएगा। तो ये मान के चलिए 99% ये आएगा और ये दोनों में से क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ से आपका स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, एक चीज़ और बहुत पेपर में रिपीट करता है, प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, किसका, जो ठेकेदार होता है उसका लाभांश पूछा जाता है, कितना होता है
10% होता है। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर आ गए हम लोग। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करें तो पहले आपको डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी बीम के लिए, ट्रस के लिए और फ्रेम के लिए। ट्रस और फ्रेम के लिए फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी टोटल वाला, एक्सटर्नल का और इंटरनल का फार्मूला आप याद कर लेंगे, डायरेक्ट लग जाएगा। लेकिन आपके पेपर में एक ही लाइन का आएगा, ऐसे बीम बना रहेगा और इधर क्या होगा, रोलर होगा। ठीक है ना। रोलर होगा यानी इस बीम को क्या कहेंगे, थोड़ा सा मिटा करके आपको बता देते हैं। देखिए कैसे रहेगा, इसी बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इस तरीके से रहेगा, एक तरफ फिक्स और दूसरी तरफ आपका क्या होगा, रोलर होगा। कहेगा इसका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी निकालेंगे, पेपर में इतना आसान ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है SFD और BMD। SFD BMD आपको क्या करना है, किसका निकालना है उसकी बात करते हैं। SFD BMD जितने फिगर में बनाए हैं इतने का ही याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, पॉइंट लोड लगेगा तो SFD कैसा बनेगा, BMD कैसा बनेगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और इन सब के केस में मैक्सिमम और मिनिमम SFD BMD आपको पता होना चाहिए। जितना ये हम बनाए हैं इसी में से, ठीक है ना, इसी में से आ जाएगा पेपर में। तो बहुत सारा कॉपी में है लेकिन इतना ही पढ़ लेंगे, टाइम बचेगा तो और भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस में क्या करना है, देखिए थर्मल स्ट्रेस में क्या दिया रहेगा, इस तरीके से बीम रहेगा। थर्मल स्ट्रेस में जो पूछने वाली बात है ये वही है। यहाँ स्टील रहेगा, ये वाला स्टील रहेगा और इधर वाला कह देगा एल्यूमिनियम है। कह रहा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्टील जो है किस में होगा, टेंशन में अथवा कंप्रेशन में, और एल्यूमिनियम किस में होगा, तो ये आपका सवाल होगा। तो थर्मल स्ट्रेस से क्या करेंगे आप, बस इतना ही याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन का यूज आएगा। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन का यूज आएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछा जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम तो यहाँ से ये फिगर देखते हैं ऐसे, तो टॉप फाइबर पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपसे पूछा जाएगा, सिग्मा मैक्स कर देगा, हम F लिख दिए हैं। ठीक है ना, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, I का मान रख देंगे BD³/12 रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए, सर्कल के लिए, सब के लिए आप क्या करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन का यूज करके मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, उसी की वैल्यू यहाँ से आएगी और यहाँ से सेक्शन मॉडुलस भी पूछ लिया जाएगा। सेक्शन मॉडुलस, ठीक है ना, I/Y पूछ लिया जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो I सेक्शन का नहीं, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का देखिए बेस से पूछ लेगा, कभी न्यूट्रल से पूछ लेगा, तो ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से देख लेंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस आपका हीरो सवाल है, तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक, तो बेंडिंग इक्वेशन का यूज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, वेरिएशन देख लीजिएगा अलग अलग। चलिए आगे चलते हैं। बेंडिंग इक्वेशन हो गया। टॉर्सन में, टॉर्सन वाला भी, टॉर्सन जैसे आप बेंडिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं वैसे टॉर्सन में भी इसका पूरा एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी टाउ मैक्स आपका पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नोट्स में जहाँ लिखना भूल गए हैं, जब टॉर्सन में, टॉर्सन हम लोग पढ़ेंगे तो इस पुल्ली पर क्या है, टॉर्सन भी लग जाता है और ऊपर से बेंडिंग भी हो जाती है। बेंडिंग और टॉर्सन एक साथ आते हैं तो इक्विवेलेंट टॉर्सन और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछ लेता है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट टॉर्सन पूछ लिया जाएगा, ये वैल्यू कॉपी में लिखाए हुए हैं सोम में, और इक्विवेलेंट मोमेंट पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप दोनों याद रखेंगे, हम लिखना उसमें भूल गए हैं लेकिन आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। साथ ही साथ देखिए मोहर सर्किल, मोहर सर्किल आपको पढ़ना है, और जिसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से रहेगा। उसके बाद चलते हैं छठे नंबर पर। देखिए छठा नंबर है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में वही सारा पढ़ेंगे, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, डक्टिलिटी पढ़ लेंगे, ब्रिटलनेस पढ़ लेंगे, बहुत सारे जो टफनेस होता है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, पढ़ लेना। उसमें से एक प्रॉपर्टी आपको दिखेगा, और साथ ही साथ आपको हुक्स लॉ पढ़ लेना है। हुक्स लॉ पढ़ेंगे तो सभी स्ट्रेस का डिफिनेशन पढ़ लेना है। ठीक है, और जब ये प्रॉपर्टी हुक्स लॉ पढ़ने जाएंगे ना, तो यहीं से आपको क्या मिलेगा, इलास्टिक कांस्टेंट मिलेंगे, मतलब E मिलेगा, G मिलेगा, G मिल जाएगा, और क्या है हमारा EG
म्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, ये लोग मिल जाएंगे, के बल्क मॉडुलस मिलेगा और इनके बीच में क्या होगा, रिलेशन पूछा जाएगा। तो रिलेशन आप एक यहाँ से याद करेंगे। तो ठीक है, तो ई पढ़ना है, जी पढ़ना है, म्यू पढ़ना है और के पढ़ना है। पॉइजन रेशियो पढ़ लेना है। पॉइजन रेशियो देखिए यहाँ से क्या आएगा, पॉइजन रेशियो का एक तो फार्मूला आ जाएगा, डिफिनेशन लेटरल अपान लॉन्गिट्यूडनल माइनस के साथ, और साथ ही इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो पॉइजन रेशियो की पूरी वैल्यू पता होनी चाहिए कई मटेरियल का, जैसे स्टील का आपको पता होना चाहिए, इलास्टिक मटेरियल है, स्टील हमारे पेपर का हिस्सा है सारे सब्जेक्ट में, तो स्टील का आपको याद होना चाहिए, कंक्रीट का याद होना चाहिए, ठीक है, एल्युमिनियम का याद कर सकते हैं, इतनी चीज़ों का तो कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पॉइजन रेशियो भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे। चलिए, तो प्रॉपर्टी में हुक्स लॉ में वो सारा का सारा आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से है डिफ्लेक्शन। एक प्रश्न 100% दिखेगा, देखिए कौन सा दिखेगा, सिंपली सपोर्टेड है, बीचों बीच पॉइंट डॉट लगा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, अथवा इनके किनारों पर स्लोप कितना होगा। और जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, देखिए इस जगह पर, यहाँ पर आपका स्लोप 0 होता है, तो स्लोप पूछा जाएगा डिफ्लेक्शन, लेकिन डिफ्लेक्शन आपके पेपर में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो जब ये सिंपली सपोर्टेड है तब कैंटिलीवर ऐसे है, कैंटिलीवर ऐसे है, यूडीएल है, इन्हीं में से आपका आ जाएगा। तो आप इतना पहले याद कर लेंगे, फिर दूसरा याद कीजिए। आगे चलते हैं, शियर स्ट्रेस इन बीम। ठीक है, रेक्टेंगल में देखिए बीचों बीच शियर स्ट्रेस डेवलप होगा 1.5 पर, अगर ट्रायंगुलर रहेगा तो बिल्कुल बीचों बीच डेवलप होता है, ठीक है ना, बीचों बीच डेवलप होता है वहाँ पर, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस पर, सर्कल पर देखेंगे तो न्यूट्रल एक्सेस पर। ठीक है, तो इसका वेरिएशन आप ज़रूर देखेंगे। आप ट्रायंगल का भी यहाँ पर देखेंगे, ट्रायंगल वाला आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना, और हो सके तो आई सेक्शन का भी देख लीजिएगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, एवरेज और क्यू मैक्स में रिलेशन पूछा जाएगा अलग अलग सेक्शन के लिए, तो वहाँ से आप थोड़ा सा देख लेंगे, ये पेपर में आएगा। चलिए आगे स्ट्रेन एनर्जी क्या देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण, शियर स्ट्रेस के कारण, टॉर्सन के कारण, आपको सबके केस में आपको क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी देखना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, जब साफ्ट वाला पढ़ेंगे तो उसमें हालो साफ्ट और क्या करेंगे, सॉलिड साफ्ट में क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी का कंपेयर देख लेंगे। ठीक, तो वहाँ से आपका एक सवाल बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे सोम की बात हो रही है। आगे देखते हैं, सोम में हमारा है कॉलम में जो पहला केस है हमारा, वो हमारा है इफेक्टिव स्ट्रेस का। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं। तो सोम में थ्योरेटिकल होता है, अगर आरसीसी स्टील में देखेंगे तो एक ही होता है, रिकमेंडेड। तो सोम वाला आप यहाँ से सोम वाला याद कर लेंगे, बाकी आरसीसी स्टील में तो रिकमेंडेड वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है ना, अभी जस्ट पीछे बताए हुए हैं। आगे देखिए, यहाँ से यूलर वाला पढ़ना है आपको, यूलर क्रिपलिंग लोड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट आएगा। उसके बाद रंकाइन का भी फार्मूला पढ़ लेंगे, ठीक है, रंकाइन के फार्मूला आपका पढ़ लेंगे, वहाँ से पी का मान निकालेंगे और वहाँ पर ए एक वैल्यू होती है, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसका टेबल हम कॉपी में बनवाए हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, जब क्रिपलिंग वाला आप पढ़ने जाएंगे ना, क्रिपलिंग वाला पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यल लेमडा का एक क्रिटिकल मान आएगा, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। आगे देखिए जरा, स्प्रिंग का केवल स्टिफनेस कांस्टेंट पढ़िएगा, इसका डिफिनेशन, और जब ये सीरीज में जुड़ा हो, जब पैरेलल में जुड़ा हो, ठीक है, इतनी ही चीज़ें यहाँ से पढ़नी है स्प्रिंग में। थिन सिलेंडर में हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ लेंगे। जब ये स्ट्रेस पढ़ लीजिएगा तो अगर टाइम बचेगा तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेन भी पढ़ लेंगे, हुप और लॉन्गिट्यूडनल। और साथ ही साथ D/T का कितना रेशियो होता है, तब कहा जाता है थिन सिलेंडर, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं एकदम लास्ट, फेलर थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये 100% दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा क्या है, फेलर थ्योरी। तो फेलर थ्योरी में बहुत सारे 5 थ्योरियाँ हैं, पाँचों में से एक आपके पेपर में दिखेगा। आप बढ़िया से उनका नाम देखिएगा, नाम बदल के आएगा, ठीक है ना, नाम बदल करके आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया हाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आगे देखते हैं हम लोग सर्वे में। सर्वे में क्या है, स्केल एक पूछा जाएगा,
स्केल दे दिया जाएगा, 1 अपान समथिंग लिखा रहेगा, कहेगा इसमें से कौन सबसे बड़ा स्केल है वो आप बताइए। उसके बाद श्रिंकेज रेशियो वाला फार्मूला, श्रिंकेज रेशियो वाला फार्मूला होगा, तो श्रिंकेज रेशियो का है तो श्रिंकेज फैक्टर कहा जाता है। तो इसमें से एक आना ही आना, तो ये आपको दोनों आना चाहिए। ये हो गया। आगे देखिए कंपास सर्वे पढ़ना है। कंपास सर्वे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा। बैक बियरिंग निकालना आना चाहिए, फोर बियरिंग का डिफिनेशन पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल कैसे निकालेंगे इनका निकालना आना चाहिए, बहुत छोटा सा सवाल आएगा। लोकल अट्रैक्शन किसको कहते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रू मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन आपको पढ़ना है। कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल भी आनी चाहिए। और साथ ही एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है, बियरिंग सिस्टम, ठीक है, एक क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होता है, एक होल सर्किल, इसमें आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या पढ़ना है देखिए, टाइप्स ऑफ सर्वे लाइन, इसमें से एक लाइन आपके पेपर में दिखेगा, ठीक है ना। बहुत सारे सर्वे लाइन होते हैं, सर पढ़ाए होंगे तो आप देखेंगे सर्वे लाइन के जो प्रकार होते हैं वो पढ़ लेंगे, उसमें से एक आएगा। थोडोलाइट पूरा पढ़ना है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। थोडोलाइट में कैसे काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। पूरी जानकारी रखनी है। थोडोलाइट में क्या करता है, कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ें करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं प्लेन टेबल सर्वे, सब कुछ पता हो। टेकोमेट्री के बारे में, टेकोमीटर होता है उसके बारे में। डम्पी लेवल इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानना है। सर्वे का आपका बुक होगा डिप्लोमा का, वहाँ से इनके बारे में पढ़ लेंगे। प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पढ़ लेंगे। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन दिख जाएंगे, इन्हीं में से केवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद देखिए ज़रा 9वां देखिए, ये वाला लैटिट्यूड और डिपार्चर, इस पर क्या है हमारा न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, लैटिट्यूड और डिपार्चर पर, ये आप ध्यान से रखेंगे। उसके बाद देखिए ऑल टाइप्स ऑफ करेक्शन, जितना आपका करेक्शन होता है, जितना सर्वे में करेक्शन है, चाहे टेप करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन अथवा रिफ्रैक्शन करेक्शन, ये सारे करेक्शन आपको आने चाहिए। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। और उनके फार्मूले जो भी हैं, तो ये 100% यहाँ से 2 प्रश्न आ जाएंगे, 2 आएंगे, एक टेप करेक्शन से और एक कर्वेचर अथवा हमारा रिफ्रैक्शन वाला। उसके बाद देखिए ऑल टाइप्स ऑफ चैन पढ़ेंगे, जितने प्रकार के चैन होते हैं वो पढ़ेंगे। और उसमें लिंक कितने होते हैं, कड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको पढ़ना है रेंजिंग, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। कंटूर एक प्रश्न आएगा, केवल डिफिनेशन आएगा छोटा सा, थोड़ा सा शुरू वाला ही पढ़ लेंगे तभी, ठीक है ना। देख लेंगे, शुरू में ही पढ़ लेंगे तो वही आ जाएगा। जितने टाइप के ऑफसेट होते हैं, एक परपेंडिकुलर रहता है, एक ऑब्लिक होता है, तो बस ऑफसेट का डिफिनेशन पढ़ लेंगे। एरिया कैलकुलेशन, सिप्सन रूल अथवा जितने फार्मूले उधर हैं आप वहाँ से पढ़ लेंगे, तो एक फार्मूला वहाँ से आ सकता है, ठीक। तो ये तो सर्वे की बात हो गई। चलते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में। सॉइल मैकेनिक्स में टाइप्स ऑफ सॉइल से एक प्रश्न आ भी सकता है, नहीं तो 50-50 चांस है। आप नहीं पढ़ेंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में आसान वाला ही आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में, प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा हीरो है, ठीक है। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, इसके बारे में आप पूरा कैसे ग्रांडे पूरा पढ़ लेंगे। मतलब जो प्लास्टिसिटी 4 टेंस बन रहा था, ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे हम लोग, एक्टिविटी पढ़ेंगे और सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी में ही वाइड रेशियो है, पोरोसिटी है, इन सब का रिलेशन है। तो रिलेशन आएगा SC बराबर WG। तो 14-15 जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिसिटी पूरा पता होना चाहिए। और एक चीज़ हम बताना भूल गए, जो पेपर में 100% दिखेगा, ID, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स, ये वैल्यू आपको पेपर में दिखेगा। या तो फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगवा लेगा, या तो फार्मूला दे देगा, अथवा इसकी वैल्यू दे देगी कि डेंस सैंड का कितना होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका दे देगा। तो ID भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो सारा रिलेशन आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी वाले में, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सॉइल में वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, ये सारी की सारी इसी में है जितना। तो यूट्यूब पर हम 17 से 18 लेक्चर जो पढ़ाए हैं, 17 से 18 अथवा 20 लेक्चर जो हुए हैं वो यहाँ तक पढ़ाए हुए हैं। तो 17-18 लेक्चर आप लगातार देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ना, इसी में से आ जाएंगे SSC JEE में। ये जो आप बता रहे हैं ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं यहीं से आ जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस यहीं से आपके बनते हैं। जितना हम पढ़ाए हैं उस पर देखिए यूट्यूब पर, वहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 22-23 लेक्चर हैं, सारे उसी में हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं परमेबिलिटी पर। परमेबिलिटी का डिफिनेशन पूछ लिया जाएगा,
ठीक है। डिफिनेशन हो सकता है, आ सकता है, लेकिन डिफिनेशन नहीं, लेकिन ये जो टेस्ट हैं ये कांस्टेंट हेड टेस्ट, ठीक है, वेरिएबल हेड टेस्ट किस सॉइल के लिए करते हैं वही यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद स्ट्राटाफाइड जो सॉइल होते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर रहते हैं, उनका जो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा। मतलब KB और KH वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछा जाएगा कौन इसमें से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अगर देखिए पानी 2 डायरेक्शन में बह रहा है, मतलब X में भी और Y डायरेक्शन में, ठीक है, तो इतना जब पानी बह रहा होगा ना इधर जा रहा होगा ना इधर, ये पानी जो है ज़मीन में कुछ इस तरीके जा रहा होगा, तो ये यहाँ से आपको K इक्विवेलेंट आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो K इक्विवेलेंट पूछेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर 3D में रहे तब 3D में रहेगा तो जो K इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, KX KY KZ के पावर 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंसोलिडेशन में आ रहे हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्ले का साइज पूछ लेगा, सैंड का, ग्रेवल का साइज पूछ सकता है, और ऊपर से क्या है वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, मतलब कि आपसे CU और CC पूछेगा। CU और CC का फार्मूला आप क्या करेंगे, याद करके रख लेंगे, ठीक है ना। फार्मूला भी याद रखना है और वैल्यू भी। वेल ग्रेडेड रहेगा तो क्या होगा, CC का मान और CU का मान, ठीक है। सैंड रहेगा तो CU का मान 6 से ज़्यादा, अगर ग्रेवल है तो वेल ग्रेडेड के लिए 4 से ज़्यादा, और CC का मान 1 और 3 के बीच में होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कंसोलिडेशन पर आ गए हम लोग। कंसोलिडेशन की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन ये भी फार्मूला, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ये भी फार्मूला, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलती है ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कंप्रेशन मॉडुलस EC 1/MB, MB जो होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद करना है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U से डिनोट करते हैं, डिफिनेशन आपको याद रखना। उसके बाद ये पेपर में 100% है ये वाला टाइम फैक्टर आपका 100% पेपर में है, ये आपको ज़रूर याद करना है, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेंगे। आगे देखिए सीपेज प्रेशर में क्या होगा, क्विकसैंड कंडीशन पूछ लेगा। क्विकसैंड कंडीशन कब होता है, जब नेट इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल के अंदर क्या होगा, 0 होगा, उसमें पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला पूछेगा, IC बराबर G-1/1 + C अथवा G-1 दूसरे ब्रैकेट में 1 - AN। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछेगा कि पाइपिंग ना हो अथवा क्या हो क्विकसैंड कंडीशन ना उत्पन्न हो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, तो 1 से हमेशा ज़्यादा होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा सीपेज के बारे में। सीपेज डिस्चार्ज देखिए जब फ्लो नेट बनाएंगे तब क्वेश्चन में दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। H क्या है, हमारा हेड है, ये डैम बना होता है, डैम है, यहाँ पर पानी है, तो यहीं पर क्या है, हेड दिया हुआ है, और इधर पानी निकल करके आता है, इसी बोलते हैं पाइपिंग। तो ये डिस्चार्ज आपको पता करना, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, KH/NF/ND। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कंपैक्शन में आ जाएंगे हम लोग। कंपैक्शन में जब आ जाएंगे तब की बात देखिए, कंपैक्शन में आ गए तो देखिए क्या करना है, कंपैक्शन में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट आपको करना है। अब क्या करना है, उसमें जो रैमर यूज करते हैं, लाइट वाला भी याद करना और हैवी वाला। तो क्या रैमर का वेट देखना है, कितने ऊंचाई से गिराते हैं वो बात कर लेते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड में भी कंपैक्शन टेस्ट किया जाता है, उसके भी रैमर का वेट किस तरीके से किया जाता है वो पूरा प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कंपैक्शन में ग्राफ बनता है गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, आपके वैसे सिलेबस में ये है नहीं, आपके पेपर में आता नहीं है बिल्कुल भी, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा बॉस्किनेस का थ्योरी, ठीक है ना। इसके थ्योरी के अनुसार सिग्मा जेड, आप ज़मीन पर देख रहे हैं, ज़मीन पर कहीं लोड लगा रहे हैं, ज़मीन पर कहीं लोड लगा रहे हैं यहाँ पर, और ज़मीन की जेड गहराई पर क्या है, स्ट्रेस पूछा जाता है, तो उसी का ये फार्मूला बताता है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से कर लेंगे, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, टाउ बराबर हमारा हो जाएगा C + सिग्मा tan φ, ये फार्मूला याद आपको होना चाहिए C φ सॉइल के लिए। आगे ज़रा देखिए, अब क्या है, इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टेस्ट हैं इसमें, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है। उसमें क्या है, आपको फेलर एनवलप बनाता है, ठीक है। तो फेलर एनवलप आपको
पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा, कहेगा इसका शियर स्ट्रेंथ बताइए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, उसका आधा हो जाएगा। इसी में टेस्ट होता है वेन शियर टेस्ट, ये बहुत पॉपुलर है कि किस सॉइल के लिए किया जाता है, तो ये वाला टेस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, बाकी आपके पास और नोट्स होगा तो पढ़ लीजिएगा। अर्थ प्रेशर में यहाँ से के और केपी का मान आएगा, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर के, ये पैसिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है और ये रेस्ट वाला, ठीक है। तो इनका फार्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। और रैंकाइन का जो थ्योरी होता है अर्थ प्रेशर के लिए, एजम्पशन पता होना चाहिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है, एजम्पशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्टिव अर्थ प्रेशर का मान, पैसिव अर्थ प्रेशर का मान और अर्थ प्रेशर फॉर क्ले वाला भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें आ जाता है 2c/√K, ठीक है ना, ये आ जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए ज़रा, प्लेट लोड टेस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में चल रहे हैं, प्लेट लोड टेस्ट करना है और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आपको पढ़ना है, ठीक है। जितना फार्मूला है वो फार्मूला आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फार्मूला, सैलो फाउंडेशन किसको कहते हैं, ये सारे के सारे डिफिनेशन याद रखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। बाकी आपके पास टाइम बच रहा है तो और भी चीज़ें पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।